हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज से मैंने 12th का भी वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अभी तक मैं 11th के वीडियो अपलोड कर रही थी। टाइम थोड़ा सा कम होता है, किंतु 12th के बच्चे भी बोल रहे हैं कि वीडियो भेजिए दीदी, वीडियो से ही आप हमें समझ में आएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने जब ऐसा कहा तो अब मैं 12th के वीडियो भी बना रही हूँ। एनसीईआरटी का कोर्स है और एमपी बोर्ड के लिए ये वैल्यूएबल हैं। एमपी बोर्ड के बच्चे चाहे वो एमपी में कहीं पर भी हों, इसको देखकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक एमपी बोर्ड की बुक और ये वीडियो के सहारे आप बहुत अच्छे नंबर लाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन 1। थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन एमपी बोर्ड में क्या है, जो एनसीईआरटी का कोर्स है उसमें केवल 16 लेसन है, ओनली 16, जबकि 11th में 32 लेसन हैं। तो मैंने उसके वीडियो पहले बनाने शुरू कर दिए थे और इसमें कम लेसन है, अभी शुरू किए हैं और आपका कोर्स अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। तो पहला चैप्टर है इसमें जीवों में जनन। तो पहले तो ये समझें कि जीव क्या है। जीव आपको मालूम है, जिसमें सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। फिर जनन, जनन मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का उत्पन्न होना। जनन क्यों होता है? जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया अति आवश्यक है। जनन कब होता है, किस समय होता है? तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं पृथ्वी पर जो जीवित हैं, उनमें अलग अलग विधियों द्वारा जनन होता है। सामान्यतः अपन देखें तो उसमें यदि मनुष्य में जाएं अपन, तो उसमें जीवन में विभिन्न अवस्थाएं आती हैं। शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और उसके बाद आती है किशोरावस्था। वास्तव में किशोरावस्था के पहले की पूरी अवस्थाएं जो हैं वो प्रजनन अवस्था बिल्कुल भी नहीं है। किशोरावस्था खत्म होने के बाद जब परिपक्वन एडल्टिफिकेशन शुरू हो जाता है, तब जो है जनन की क्रिया योग्य जीव हो जाता है और उसके बाद जनन करते हुए धीरे धीरे शरीर में काल प्रभावन होने लगता है, जीर्णता आने लगती है और जो जीवन की अंतिम अवस्था है वह है मृत्यु को प्राप्त होता है जीव। मृत्यु भी अलग अलग प्रकार की होती है और ये जो जीव हैं ऑर्गेनिज्म में बहुत सूक्ष्म भी हैं और बहुत विकसित भी हैं। तो सब में अलग अलग तरह से जनन पाया जाता है। कुछ में मल्टी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन भी होगा, लैंगिक भी होगा, कायिक भी होगा, लेकिन जो बहुत विकसित प्राणी होते हैं उनमें अधिकतर लैंगिक जनन पाया जाता है, अधिकतर। ठीक है, तो इस लेसन में हम पूरा जनन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग्स में विभिन्न प्रकार के जितने भी जीव हैं उनमें कितने प्रकार से जनन हो सकता है और होता है, उसके बारे में पढ़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन जीवों में जनन। जीवों में जनन, तो पहला तो आप समझ लें जीवन अवधि। जीव क्या है ये आप समझ गए। आप जीवन अवधि में ही जनन होता है। तो जीवन अवधि में जन्म का मतलब है, जीवन अवधि का मतलब क्या है? जन्म से मृत्यु के बीच का समय। जन्म से मृत्यु के बीच का समय क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है? जीवन अवधि। और जीवन अवधि में विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिसपे अपन देखें प्रजनन की दृष्टि से तो ये है पहली किशोरावस्था। प्रजनन की दृष्टि से हम देख रहे हैं किशोरावस्था किसको बोलते हैं? किशोरावस्था प्रजनन के पूर्व की अवस्था, जिसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होने लगता है, धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं। दूसरा इसके बाद में है किशोरावस्था के बाद
परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था में प्रजनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और शरीर प्रजनन योग्य हो जाता है। शरीर प्रजनन योग्य हो जाता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी जो लिंग युग्मकों का निर्माण करते हैं, ऐसे अंग पूरे निर्मित हो जाते हैं। फिर जनन करते हुए आगे की अवस्था आती है काल प्रभावन व जीर्णता। अब काल प्रभावन, काल और प्रभाव दो शब्दों से मिलकर बना है। काल यानी समय, समय का प्रभाव शरीर पर निशान छोड़ने लगता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में जीर्णता भी कहते हैं। यदि हिंदी में हम इसे लें, जीर्णता मतलब जीर्ण होना यानी पुराना होते जाना। तो जो शरीर पहले जन्म लिया, जन्म के पश्चात शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और जीवन का ध्येय जो प्रजनन, जो जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रकृति ने क्षमता प्रदान कर दी है जीवों को, वो करते हुए आगे उसमें काल प्रभावन होता है। काल प्रभावन का अर्थ है निरंतर जीव जब जन्म लेता है तो उसकी सभी कोशिकाएं, जिस समय जन्म लेता है सभी कोशिकाएं एकदम न्यू निर्मित होती हैं, नव निर्मित होती हैं। उनकी जो कार्य प्रणाली काफी तेज होती है, बहुत एक्टिव होती है वो, और धीरे धीरे जैसे जैसे जब वो कार्य करती रहती है, विभिन्न शैविक क्रियाएं, श्वसन, उपापचय, ये सब क्रियाएं जब उनमें चलती रहती हैं तो श्वसन और उपापचय के फलस्वरूप, और ये तो जरूरी चीजें हैं शरीर के लिए, तो उनके फलस्वरूप उनमें बहुत सारे सह उत्पाद बाय प्रोडक्ट बनते हैं। वो बाय प्रोडक्ट शरीर से, बाय प्रोडक्ट क्यों बोल रही हूँ, कुछ प्रोडक्ट तो यूजफुल हैं जो उनके काम में आ जाएंगे, और कुछ बाय प्रोडक्ट जो शरीर के काम के नहीं हैं, उन्हें शरीर उत्सर्जन द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। फिर भी सूक्ष्म मात्रा में कुछ कुछ उत्सर्जी पदार्थ बाय प्रोडक्ट्स कोशिकाओं के अंदर रह जाते हैं, जो शरीर से निकल नहीं पाते। वो जो बाय प्रोडक्ट है, वो जो पदार्थ हैं, उन्हें प्रतिविष कहा जाता है, और ये विषैले पदार्थ कोशिकाओं के अंदर धीरे धीरे, यानी शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर आगे प्रजनन की अवस्था, इन सब में सब चल रहा है, श्वसन, उपापचय और विषैले पदार्थ भी बन रहे हैं, कोशिकाओं के अंदर जमा होते जा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, जो न्यू निर्मित कोशिका थी वो बहुत एक्टिव थी, लेकिन अब जो कोशिका की स्थिति है उसमें बहुत सारे विषैले पदार्थ आ चुके हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में, जो निकल नहीं पा रहे हैं शरीर से। तो वो क्या करते हैं, ये पदार्थ कोशिका की क्रियाओं को धीमा कर देते हैं, क्योंकि कोशिका उतनी एक्टिव नहीं रह पाएगी, उसका जो संगठन है वो बिगड़ जाएगा इन विषैले पदार्थों के कारण। तो कोशिकाओं की कार्य क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। समय के अनुसार क्षमता का घटना, यही क्या कहलाता है, काल प्रभावन। और धीरे धीरे जब ये विषैले पदार्थ कोशिकाओं में बढ़ते जाते हैं तो कोशिकाओं की जो कार्य प्रणाली और धीमी और धीमी और धीमी होती जाती है, और जरावस्था को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं जीर्णता। जीर्णता मतलब वृद्धावस्था। इस समय में शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं कार्य करना धीमा या फिर बंद कर चुकी होती हैं, जिससे शरीर की जैविक क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। सभी जैविक क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो वृद्धावस्था में लोग बोलते हैं कि हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, खाना अच्छे से पचता नहीं है, और थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूट जाती है, ये सब क्या है, ये सब उनकी कोशिकाओं की कार्य क्षमता में कमी का सूचक है, और ये होता ही है। अब इसके फलस्वरूप कोलेजन, जो त्वचा को खींच कर रखता है कोलेजन, वो कोशिकाओं में से कोलेजन भी धीरे धीरे पानी की कमी के कारण सूखने लगता है, तो त्वचा में भी धीरे धीरे झुर्रियां आने लगती है, त्वचा लटकने लगती है, और इस तरह की क्रियाओं के फलस्वरूप धीरे धीरे कोशिकाओं का काम जब बहुत मंद हो जाता है, विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि कोशिकाओं ने काम करना
बंद कर दिया। तो अगली जो अंतिम अवस्था होती है वो कौन सी होती है? मृत्यु। कौन सी होती है? मृत्यु। इसमें सारी कोशिकाएं, इसमें क्या होता है? कोशिकाओं का कार्य धीमा हो जाता है। क्यों धीमा हो जाता है? विषैले पदार्थों के कारण। विषैले पदार्थ कहाँ से आए? भोजन लेना, उसका उपपचय करना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना, श्वसन करना, इन सब क्रियाओं के फलस्वरूप जो विषैले पदार्थ, जो बाय प्रोडक्ट बचते हैं, जो शरीर के काम के नहीं है, वो कोशिकाओं में जमा हो जाते हैं। कोशिकाओं का कार्य धीमा होना। यदि कोशिकाएं काम धीमा करेंगी तो मतलब अंग भी काम धीमा करेंगे, अंग काम धीमा करेंगे मतलब शरीर भी कार्य धीमा करेगा। अंत में मृत्यु, कोशिकाओं की मृत्यु। यदि कोशिकाओं की मृत्यु होगी तो अंगों की मृत्यु हो जाएगी, और अंग की मृत्यु होगी तो मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति का शरीर अंग और अंग तंत्र से बनता है। ठीक है, कोशिकाओं की मृत्यु। अब ये जो मृत्यु है ये अलग अलग प्रकार की होती है। तो मृत्यु में जो पहला प्रकार है, मृत्यु के प्रकार, जो पहला प्रकार है वो है जैविक मृत्यु। पहला है चिकित्सीय मृत्यु। चिकित्सीय मृत्यु का मतलब है हृदय की नाड़ियां, हृदय की नाड़ी का धीमा हो जाना एक लक्षण है, और दूसरा है आंखों की पुतलियों का ठहर जाना। ठहर कर फैल जाना। ठहर कर फैल जाना। अब इसका मृत्यु का दूसरा प्रकार है जैविक मृत्यु। जैविक मृत्यु का मतलब होता है कि जब चिकित्सीय मृत्यु हो जाती है तो भी अंग जो है और मस्तिष्क वो कार्य करता रहता है। चिकित्सीय मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक आंतरिक अंग व मस्तिष्क कार्य करते रहते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा चला रहता है, ऑक्सीजन उनके पास रहते हैं। जब ये भी बंद हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? जैविक मृत्यु। यदि चिकित्सीय मृत्यु की बात है, कुछ समय तक आंतरिक अंग व मस्तिष्क कार्य करते रहते हैं, यदि ये भी जब बंद हो जाए तो उस प्रकार की मृत्यु को हम क्या बोलेंगे? जैविक मृत्यु। अब देखिए, इन दोनों मृत्यु के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो जो समय का डिफरेंस है, उस समय आंतरिक अंग जो कार्य भी कर रहे हैं, चिकित्सीय मृत्यु हो चुकी है, जैविक मृत्यु नहीं हुई है, उसके बीच का जो समय है, उस समय चिकित्सीय रूप से मृत व्यक्ति के आंतरिक अंगों को निकालकर दूसरे व्यक्ति को प्रत्यारोपित किया जा सकता है। प्रत्यारोपण का मतलब, यदि कोई व्यक्ति, किसी के अंग खराब हो गए, कोई किडनी खराब हो गई है, या हार्ट खराब हो गया है, या नेत्र का अंदर रेटिना कॉर्निया खराब हो गया है, तो चिकित्सीय रूप से जो व्यक्ति मर चुका है उसके इन सही अंगों को निकालकर, किस किस के बीच के पहले? चिकित्सीय मृत्यु, जैविक मृत्यु के बीच में, उनको निकालकर उनको अस्वस्थ व्यक्ति के अस्वस्थ अंगों को हटाकर
इनके अंगों को प्रत्यारोपित किया जा सकता है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्यारोपण के लिए सबसे सही समय कौन सा है, कब किया जाता है। तो चिकित्सीय मृत्यु और जैविक मृत्यु के बीच का जो समय है, उस समय अंगों को निकालकर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अब आते हैं अपन जनन की विधियों पर कि जीवों में कौन कौन से प्रकार से जनन होता है। जितने भी जीव हैं संसार में पाए जाते हैं, उनमें कितने प्रकार से जनन होता है। जनन विधियां। मेथड ऑफ reproduction in organism। ठीक है, अब इसमें जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली विधि है जो वो है अलैंगिक विधि। और जो दूसरी विधि है वो है लैंगिक विधि। अलैंगिक जनन भी बोल सकते हैं उसको, अलैंगिक जनन, और ये है लैंगिक जनन। ठीक है, अब अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन की आवश्यकता नहीं होती। दो अलग अलग जीवों या दो विभिन्न कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और ये जो अलैंगिक जनन है, इसमें एक जीव द्वारा ही जनन किया जा सकता है। दो जीव या दो अलग अलग कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती। विभिन्न जीवों में ये अलग अलग प्रकार से होता है। सर्वाधिक जो विधियां हैं वो अलैंगिक जनन में ही पाई जाती हैं। और अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है विखंडन। सबसे पहले है विखंडन। विखंडन के भी दो प्रकार हैं, द्विखंडन और दूसरा है बहुखंडन। ये अभी अपन पूरा डिस्क्राइब करूंगी मैं। विखंडन के बाद जो अगली विधि है वो विधि है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या है इसको भी मैं अभी समझाऊंगी आपको। फिर जो अगली विधि है वो है मुकुलन, ये भी अभी समझाऊंगी मैं। उसके बाद में अगली विधि जो है मुकुलन के बाद में वो है समविभजन। समविभजन। फिर है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के बाद में है पुनरुद्भवन। इतनी विधियां जो है ये अलैंगिक जनन की हैं। कुछ वैज्ञानिक जो है वो कायिक जनन को भी अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही रखते हैं। कुछ जीव विज्ञान के बुक्स आप उठाएंगे तो आपको 3 प्रकार का जनन मिलेगा, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कुछ बुक्स आप उठाएंगे तो आपको 2 ही जनन मिलेंगे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन के जो प्रकार हैं वो उन प्रकारों में कायिक जनन को शामिल किया गया है। ठीक, तो अपन पढ़ते हैं इसके बाद में अगला अलैंगिक जनन। पहला प्रकार कौन सा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मैंने बताया आपको किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन ऐसे जनन को कहते हैं जिसमें युग्मक निर्माण या युग्मक संलयन की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिंपल होता है और आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो जो विभिन्न सूक्ष्म जीव है उनमें ये पाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं विखंडन। इसका पहला प्रकार कौन सा है, विखंडन।
विखंडन शब्द से ही हमें समझ में आ रहा होगा कि कोई एक सिंपल कोशिका है और वो कितने भागों में बट गई, 2 भागों में बट गई। तो ये कौन सी है, जनक कोशिका, और जनक कोशिका जो है वो 2 भागों में बटी। तो 2 भागों में बटने पर कितनी कोशिकाएं बनी, 2 संतति कोशिका बनी। और फिर 2 किसमें बटेगी, 4 में, संतति यानी पुत्री कोशिका। ये है विखंडन। ठीक है, ये एक प्रकार का विखंडन है, द्विखंडन। और एक होता है बहुविखंडन, यानी एक कोशिका है, इससे बहुत सारी अनगिनत बहुत सारी कोशिकाएं बन गई, तो उसे हम कहते हैं बहुविखंडन। ये कौन सा है, द्विखंडन, और ये कौन सा है, बहुखंडन। अब देखिए डिफरेंस समझिए, इसमें मेन डिफरेंस क्या है। ये होता है जब अनुकूल परिस्थितियां हो, जब क्या हो, अनुकूल परिस्थितियां हो, भोजन पानी सब अच्छे से मिल रहा हो। और ये कब होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में। ये कब होता है, प्रतिकूल। ये बेसिक डिफरेंस है इसमें, प्रतिकूल परिस्थितियों में। ठीक है, अब अपन देखते हैं पहला द्विखंडन। अब देखिए ये जो द्विखंडन वाली कोशिकाएं होती है, ये आप मान लीजिए कभी भी मरती नहीं। इनकी जो कोशिका है वो 1 से 2 में विभाजित हो जाएगी परिपक्व होने के बाद। फिर वो जो 2 कोशिकाएं हैं वो जब परिपक्व हो जाएंगी तो फिर वो 2 और में विभाजित हो जाएंगी, फिर परिपक्व हो जाएंगी तो फिर 2 और में विभाजित हो जाएंगी। यह क्रम चलता रहता है, मतलब पहले वाली कोशिका कभी भी मरती नहीं है। ठीक, और द्विखंडन किसमें किसमें होता है, द्विखंडन यानी एक कोशिका का 2 में बट जाना। अमीबा में होता है, ये पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है, होता तो बहुत सारे में है, जिनमें थोड़े डिफरेंट टाइप है वो मैं बता रही हूँ। यूग्लिना के अलावा और किसमें होता है, प्लेनेरिया में होता है। ठीक है, कैसे कैसे होता है चलिए देखते हैं अपन। अब अमीबा का कोई निश्चित आकार तो होता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अमीबा में आड़े तल में होता है या लंबवत तल में होता है, किसी भी तरह से हो जाता विभाजन। होता क्या है विखंडन में, सबसे पहले ये अमीबा की एक कोशिका है जिसके अंदर है केंद्रक। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका जो केंद्रक है वो केंद्रक 2 भागों में बटेगा। केंद्रक कितने भागों में बटेगा, 2 भागों में। और ये केंद्रक जब 2 भागों में बट जाएगा तो उसके बाद कोशिकाओं का आकार भी चेंज होता रहेगा। और जब केंद्रक 2 भागों में बट गया तो बाहर जो कोशिका भित्ति है वो भी 2 भागों में क्या होगी, बटने लगेगी। ये खांच धीरे धीरे अलग हो जाएगी, उसको बांट देगी 2 भागों में। इस तरह से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 2 कोशिकाएं। जब 2 जैसी बनेंगे तो इनमें क्या शुरू हो जाती है, खांच बनना शुरू हो जाती है। इस तरह से कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, द्विखंडन। मतलब पहले केंद्रक का विभाजन होता है और केंद्र के विभाजन के पश्चात फिर किसका विभाजन होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर कोशिका द्रव्यिका, उसका विभाजन होने से 2 कोशिकाएं अलग अलग प्राप्त हो जाती है। इसमें इसको कहते हैं जनक कोशिका और इसको कहते हैं संतति कोशिका। संतति यानी संतान, संतति कोशिका कितनी बन गई, 2। ये फर्स्ट स्टेज से, फिर ये स्टेज, फिर ये स्टेज और फिर ये स्टेज। अब देखिए चूंकि ये अमीबा है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, इसमें किसी भी तरह से विभाजन हो सकता है। लेकिन जो अन्य जीव हैं जैसे कि पैरामीशियम, पैरामीशियम में कैसे होता है देखिए अपन। अमीबा में विभाजन को अनियमित विभाजन बोल सकते हैं। अब ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं, एक गुरु केंद्रक और एक लघु केंद्रक। इसमें यहाँ ओरल मुख होता है, इसमें बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। तो पैरामीशियम में जब ये विभाजन होता है तो इसमें सबसे पहले ये केंद्रक जो है ये 2 भागों में बंटना शुरू हो जाता है। केंद्रक, ये जो 2 केंद्रक हैं ये
केंद्रक और लंबा हो जाता है, बीच में से 2 भागों में बंटने लग जाता है और जो छोटा केंद्रक है वो भी 2 भागों में बंटने लगता है। जब ये 2 भागों में बंटने लगता है और अंत में फिर ये 2 भागों में बंट जाता है। ये भी कितने भागों में बंट जाता है? 2 भागों में। तब इसमें इस तरह से आड़ा विभाजन होता है और प्रत्येक कोशिका अलग अलग होकर एक नए पैरामीशियम को जन्म देती है। एक बड़ा केंद्रक, छोटा केंद्रक और इससे फिर एक छोटा पैरामीशियम और इससे एक छोटा पैरामीशियम निर्मित होता है, जिसमें दोनों में 2-2 केंद्रक होते हैं। तो इसे, चूंकि ये आड़ा विभाजन हुआ है, तो इसे कहा जाता है अनुप्रस्थ विभाजन। कौन सा विभाजन कहा जाता है? अनुप्रस्थ विभाजन या अनुप्रस्थ द्विखंडन। अनुप्रस्थ द्विखंडन, ठीक है। अब इसके अलावा ये पैरामीशियम में आड़ा विभाजन भी होता है, पैरामीशियम में खड़ा विभाजन भी होता है। खड़े विभाजन में क्या होगा? वो लंबाई में विभाजन होगा। आड़े विभाजन का एक और उदाहरण है प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया जो जीव है, ये क्या होता है? ये भी, इसमें आड़ा विभाजन होता है। इसमें सबसे पहले ये ऐसे खांच बनती है और खांच बनने के बाद ये जो जीव है ये 2 भागों में बंट जाता है और इससे फिर एक जीव बन जाता है और इससे भी एक जीव बन जाता है। इनमें केंद्र का विभाजन हो जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। युगलीना, युगलीना में कैसा विभाजन होता है? युगलीना ये है, युगलीना ये है, युगलीना। इसके अलावा वैक्यूल्स वगैरह भी पाए जाते हैं, उससे अभी हम नहीं पाएंगे। तो इसमें कैसा विभाजन होता है? असल में तिर्यक विभाजन होता है, इस तरह से। कौन सा विभाजन? तिर्यक विभाजन, जिसके फलस्वरूप इस तरह से ये कोशिकाएं अलग होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं और इनमें इस तरह से फिर फ्लैजिला बन जाता है। इस तरह के विभाजन को हम कौन सा विभाजन बोलते हैं? तिर्यक विभाजन। कौन सा विभाजन? तिर्यक विभाजन। किसमें पाया जाता है ये? युगलीना में। अमीबा में अनियमित आकार का, पैरामीशियम में लंबवत और अनुप्रस्थ, युगलीना में तिर्यक, प्लेनेरिया में अनुप्रस्थ विभाजन पाया जाता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बहुखंडन। द्विखंडन कब होता है? अनुकूल परिस्थितियों में, जब भोजन, नमी ये सब बहुत हो। और जो बहुखंडन है वो कब होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब भोजन की मात्रा ज्यादा ना मिल रही हो, आसपास नमी सूख चुकी हो, तब उस समय में बहुखंडन होता है। बहुखंडन में होता क्या है? बहुखंडन में एक केंद्रक बहुत सारे भागों में बंट जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे केंद्रक बन जाते हैं और उन केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका के अन्य अंगक जो है वो कोशिका द्रव्य साथ में छोटे छोटे रूप से चारों तरफ केंद्रक को घेर कर आकृति बना लेते हैं और पूरी कोशिका की जो भित्ति और झिल्ली है वहां पर अन्य कोशिकीय पदार्थ जमा होकर मोटी भित्ति बना लेते हैं, यानी चारों तरफ से उसको कवर कर लेते हैं, जिससे बहुत ही सॉलिड रचना बन जाती है, जिसे सिस्ट कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे बहुखंडन में जब भोजन वगैरह नहीं मिल रहा है तो क्या होता है। ये युगलीना में, अमीबा में ये पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा? एक केंद्रक है, ये केंद्रक बहुत सारे भागों में बंट जाएगा, बहुत अनियमित विभाजन होगा और बहुत सारे भागों में ये बंट जाएगा। प्रत्येक केंद्र के चारों ओर कोशिका झिल्ली तरह की रचना बन जाएगी। प्रत्येक केंद्र के चारों ओर कोशिका झिल्ली जैसी रचना बन जाएगी। अब जो बचा हुआ कोशिका द्रव्य है और जो कोशिका द्रव्य के अलावा अन्य अंगक हैं वो इस अमीबा में चारों तरफ एक मोटी भित्ति बना देते,
एक मोटी भित्ति यहाँ पर बन जाएगी, बॉल के समान रचना बन जाएगी, सॉलिड रचना बन जाएगी जो अभेद्य होगी, उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इसके अंदर ये जो केंद्रक के विभाजन से बनी हुई रचनाएं हैं ये सुरक्षित रहेंगी, इसके अंदर सुरक्षित रहेंगी। बहुत सारी रचना ऐसी बनी होती हैं और ये रचना, इस तरह की रचना जिसमें चारों तरफ मोटी भित्ति है, बीच में केंद्रक है, इसे कहा जाता है सिस्ट। क्या कहा जाता है इसे? सिस्ट कहा जाता है, जिसमें बाहर मोटी भित्ति है और अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब ये इसी अवस्था में बहुत समय तक पड़ा रहेगा। ये सिस्ट कब तक पड़ा रहेगा? जब तक कि इसमें क्या नहीं हो जाए, इसको अनुकूल परिस्थिति ना मिल जाए। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो वैसे ही जो बाहर की दीवार है वो पानी को सोखेगी और पानी को सोख कर ये जो दीवार है ये फूल जाएगी, फूलने के कारण पतली हो जाएगी और पतली होकर फिर ये फट जाएगी और फटने से जो बहुत सारे केंद्रक हैं इसके अंदर, वो केंद्रक कहाँ निकल आएंगे? बाहर निकल आएंगे और बाहर चूंकि अब नमी भी है, भोजन भी है, सबको लेकर तेजी से वृद्धि करके एक साथ बहुत सारी नई कोशिकाओं को जन्म देंगे। इसे कहा जाता है बहुविखंडन। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये है बहुविखंडन, अपन ने पढ़ लिया, ये भी मिट गया है। इसके बाद बहुखंडन पढ़ लिया अपन ने कि किसमें पाया जाता है? अमीबा में भी पाया जाता है और यूग्लिना में भी पाया जाता है। यूग्लिना में एक बार से 7-8 कोशिकाएं उसमें बन जाती हैं। अब विखंडन के बाद दूसरी विधि है प्लाज्मोटेमी। प्लाज्मोटेमी में क्या होता है? प्लाज्मोटेमी में ऐसी कोशिका जिसमें पहले से ही बहुत सारे केंद्रक होते हैं, उसमें एक केंद्रक नहीं होता। प्लाज्मोटेमी ऐसी कोशिकाओं में होती है जिसमें पहले से ही बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। ये कलर्ड मैंने केंद्रक बनाए, बाकी क्या भरा होता है इसमें? कोशिका द्रव्य भरा होता है। तो इसमें होता क्या है कि एक ही कोशिका 2 या 3 भागों में बंट जाती है, या तो 2 भागों में बंट जाएगी। इसमें केंद्रक के विभाजन की आवश्यकता नहीं है, कुछ केंद्रक इधर आ जाते हैं और कुछ केंद्रक दूसरी में चले जाते हैं। धीरे धीरे ये कोशिका 2 भागों में बंटकर 2 कोशिकाएं बना लेती हैं। कभी कभी इससे क्या होता है, 3 कोशिकाएं भी बनती हैं और जरूरी नहीं होता कि सबका आकार एक जैसा हो। तो कैसा हो सकता है? या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। 2 कोशिकाएं भी बन सकती हैं, 3 कोशिकाएं भी बन सकती हैं और जरूरी नहीं है कि तीनों कोशिकाओं का आकार कैसा हो, एक समान हो। क्योंकि इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, सिंसाइशियल कोशिका होती है, तो इसकी आवश्यकता इसमें नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जनन की अगली विधि जिसका नाम है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है? तीसरी विधि है ये मुकुलन। मुकुलन में एक जीव जब परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने के बाद उसका केंद्रक 2 भागों में टूटता है और टूटने के बाद उसके शरीर से एक अतिवृद्धि निकलती है। ये अतिवृद्धि से एक केंद्रक इसमें चला जाता है, साथ में कुछ कोशिका द्रव्य भी और कोशिकांग भी इसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसी पर लगा हुआ ये अतिवृद्धि धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और ये अतिवृद्धि बड़ी होते होते अंत में ये इससे अलग होकर एक नए जीव को जन्म देती है। क्या होता है इसमें? एक अतिवृद्धि निकलती है जिसमें केंद्र का कुछ हिस्सा और कोशिका द्रव्य का कुछ हिस्सा चला जाता है, इसी से भोजन की आपूर्ति होती रहती है। ये अतिवृद्धि नीचे की तरफ धीरे धीरे बड़ी होती रहती है और बड़ी होकर अंत में ये इससे शरीर से अलग हो जाती है।
इस तरह की क्रिया होती है। या फिर कभी कभी क्या होता है किसी जीव में, जैसे ईस्ट में क्या होता है कि ये एक ईस्ट कोशिका है, फिर इसमें मुकुलन निकला, ठीक है, ये मुकुलन क्या हो गया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर इससे भी अतिवृद्धि निकली, ये भी बड़ा हो गया, फिर इससे भी अतिवृद्धि निकली, ये भी बड़ी हो गई, और अतिवृद्धि निकली, बड़ी हो गई, मतलब एक पूरा एक तंतु तरह का बन जाता है। लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये ऐसा किसमें होता है, ज्यादातर किसमें पाया जाता है, ईस्ट में। और इस तरह की रचना स्पॉन्ज में, स्पॉन्ज आप जानते हैं, आप यदि डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो आप देखते होंगे उसमें मूंगा कहा जाता है, कलरफुल ऐसे जीव होते हैं। तो स्पॉन्ज में नीचे की तरफ से ऐसे अतिवृद्धि निकलती है। ये अतिवृद्धि धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और बड़ी होकर अलग नहीं होती, यहीं पर उसका आकार बड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो चट्टानों से चिपक जाती है। लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है और इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये था मुकुलन। मुकुलन किसमें पाया जाता है, मुकुलन जो है ये एक दिष्ट भी हो सकता है, बहु मुकुलन भी हो सकता है। एक दिष्ट का मतलब है कि एक बार में केवल एक मुकुल बन रहा है। मुकुल यानी होता है बडिंग, मुकुलन को हम बडिंग भी कह सकते हैं। बडिंग मतलब एक बड का निकलना, मुकुल का निकलना, उसका धीरे धीरे बड़ा हो जाना। तो ये जो मैंने बताया ये दोनों कैसे थे, एक दिष्ट यानी एक बार में एक ही मुकुल बन रहा था। लेकिन किसी किसी जीव में क्या होता है कि एक मुकुल यहाँ से निकल रहा है, एक मुकुल यहाँ से निकल रहा है, तो बहुत सारे मुकुल एक साथ निकलते हैं और निकलने के बाद ये इससे अलग हो जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे बहु मुकुलन। ये यीस्ट में पाया जाता है, स्पॉन्ज में भी पाया जाता है। अब देखिए ये जो मुकुलन पढ़ रहे थे, ये मुकुलन कहाँ बन रहे हैं, शरीर के बाहर। कहाँ बन रहे हैं, शरीर के बाहर। इसीलिए इस प्रकार के मुकुलन को कहा जाता है बहिर्जात मुकुलन। क्या कहा जाता है इसको, बहिर्जात मुकुलन। ये किसमें पाया जाता है, ईस्ट में, स्पॉन्ज में। किसमें पाया जाता है, ईस्ट में, स्पॉन्ज में, हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक, अब एक और प्रकार है जिसे हम कहते हैं मुकुलन का पहला प्रकार है बहिर्जात मुकुलन और दूसरा प्रकार है अंतरजात मुकुलन। अंतरजात मुकुलन में क्या होता है, ये स्पॉन्ज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये स्पॉन्ज में, स्पॉन्ज की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई जो स्पॉन्ज है, ये स्पॉन्ज में, इस स्पॉन्ज के अंदर आर्कियोसाइट्स की कोशिकाएं, किसकी कोशिकाएं, ये कोशिका का नाम आपको याद रखना है, आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, आर्कियोसाइट कोशिकाएं हैं ये। और ये अंदर बहुत सारी छोटे स्पॉन्ज जैसी रचना बना लेती है और इसके चारों तरफ अमीबोसाइट्स कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, अमीबोसाइट्स कोशिकाएं मोटी भित्ति बना लेती हैं। कौन सी कोशिकाएं, अमीबोसाइट कोशिकाएं मोटी भित्ति बना लेती हैं। इसमें एक छिद्र पाया जाता है, क्या पाया जाता है, छिद्र, और बहुत सारी इसमें कटीली रचनाएं बन जाती हैं। ये कटीली रचनाएं पूरे ये जो मुकुलन बने हुए हैं इनको सुरक्षित रखती हैं। अगर ये जो रचनाएं बनी हैं, इन रचनाओं को जेम्यूल कहा जाता है। इनफैक्ट इन पूरी रचना को जेम्यूल कहा जाता है। ये कब होता है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां हो तब ये रचना बनती है। आर्कियोसाइट्स अंदर की कोशिकाएं बनाती है, अमीबोसाइट्स बाहर की कोशिकाएं बनाती हैं। कटीले कैल्शियम से बने हुए कांटों के समान रचनाएं चारों तरफ से इसको ढांक लेती हैं। इस रचना को जेम्यूल कहा जाता है और इस क्रिया में ये जो कार्य हो रहा है उसे कहा जाता है अंतरजात मुकुलन। अंदर की परत की कोशिकाएं जिनको क्या कहा जाता है, आर्कियोसाइट्स, ये ही अलग अलग होकर नए नए जीव को जन्म देती है। कब होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में।
जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो ये जो मोटी परत है ये हट जाएगी, ये क्षेत्र खुल जाएगा और ये कोशिकाएं बाहर निकलकर नए जीव को जन्म देंगी। तो इसे कहा जाता है अंतर्जात मुकुलन। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जेम्यूल क्या है, कब बनता है, कौन सी कोशिकाएं इसको बनाती हैं, कौन सी कोशिकाएं जो है बाहर का आवरण बनाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं।